वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास संस्थान। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि रेलवे के नेक्स्ट इसी मंथ में नोटिफिकेशन आने वाले हैं, जैसे कि टेक्नीशियन का आने वाले हैं और एनटीपीसी, इसी तरीके से आगे चल करके ग्रुप डी के भी कुछ नोटिफिकेशन आने वाले हैं। अभी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, फॉर्म भरने का डेट आने वाला है। तो उसकी तैयारी अभी से ही हम लोग शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए मैंने ट्रेन के लिए क्लास आज स्टार्ट किया है और हम अब ट्रेन पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में हम ट्रेन का क्लास लेने जा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, बस आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए आराम से। इसके बाद आपको ट्रेन कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी भी तो आप इतना है कि आप उसको समझ करके खुद से बना सकते हैं। बस इस कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइए कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कुछ फॉर्मूलाज पहले हम लिखते हैं। जैसे पहला नंबर हम लिखते हैं डिस्टेंस बराबर, आप सबको पता होगा डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं दूरी, स्पीड को कहते हैं चाल और टाइम को कहते हैं समय। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे हम दो चीज और हम डेराइव कर सकते हैं, वो भी हम बता रहे हैं। जैसे यहां डिस्टेंस दिया हुआ है, यहां स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। हम ये इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि एक इंसान अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे तक चलता है तो वो कितनी दूरी तय करता है। देखते हैं, अगर कोई भी इंसान है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर चल रहा है तो कितने देर 2 घंटे तक तो कितनी दूरी तय करता है। तो ये इसका स्पीड हो गया, टाइम हो गया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा 1 घंटे में। ठीक है, ये डिस्टेंस के बारे में कहा जा रहा है। अब आगे पढ़ते हैं हम। जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है। ठीक है, अगर हम यहां टाइम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर उस दूरी को हम स्पीड से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। फिर हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। समय से भाग कर देंगे दूरी को तो उसका स्पीड निकल जाएगा। अब इस स्पीड के बारे में समझना है कि स्पीड है क्या। किसी भी व्यक्ति के 1 सेकेंड किसी भी मूवेबल ऑब्जेक्ट का 1 सेकेंड, 1 घंटे या 1 मिनट में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? उसका चाल कहा जाता है। हम यहां लिख देते हैं, इस चीज को जरूरी है। एग्जाम जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो कहीं कहीं इन सब चीजों का यूज होगा जो आपको समझना पड़ेगा। ये हिडन चीज है। 1 सेकेंड, 1 घंटे या 1 मिनट में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं, आप बनाइए जिस तरीके से आपको सही लगे, बट आप हैंड रिटेन अपने हाथों से नोट्स बनाइए। ये बहुत जरूरी। जब भी एग्जाम होगा आप एक बार अपने खुद के हैंड रिटेन नोट्स को पढ़िएगा तो आपको खुद ब खुद सारा चीज रिकॉल हो जाएगा और आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। इन सभी को आप अपने नोट्स में उतार लीजिए। आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस चीजों को उतार चुके होंगे। तो मैं इनको रब करने की इजाजत चाहता हूं। थैंक यू। रेलवे में क्वेश्चंस, ये तो आप जो अभी आप लिखे थे ये तो फॉर्मूला है जो आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी पढ़िएगा, ट्रेन में भी पढ़िएगा। लेकिन क्या रेलवे में, ट्रेन में इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा? बिल्कुल नहीं। यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझना पड़ेगा। जैसे कॉन्सेप्ट लिखिए। क्या डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन मीटिंग एंड क्रॉसिंग। मिलने, हिंदी वाले, मिलने व पार करने के बीच का अंतर, पार करने के बीच का अंतर। यहां पे जैसे आप ये बात बोल रहे हैं, मान लीजिए कि कोई दो ट्रेन है, ठीक है, इस तरीके का दो T1 है, ये T2 है। ये T1 ट्रेन और कुछ ये S1 की स्पीड से चल रहा है, ये S2 की स्पीड से चल रहा है। ये इसको कितने देर में क्रॉस करेगा ये पूछ सकता है। कब? जब ये सेम डायरेक्शन में हो तब, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो तब। जैसे कि एक ट्रेन इधर से चल रही है और एक ट्रेन इधर से, T2 ट्रेन इधर से आ रही है, T1 ट्रेन इधर से जा रही है, इसका स्पीड S1 है और इसका स्पीड S2 है। ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है तब। कोई चीज खड़ा होता है तब किस तरीके से क्रॉस करती है। कोई चीज कोई मैन है जो कि एक कार में, मूवेबल कार में बैठा हुआ है, चलती हुई गाड़ी पे बैठा हुआ है, वो ट्रेन उस गाड़ी को कितनी देर में क्रॉस करेगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, ठीक है। अब ये किस पे निर्भर करता है ये चीज हमको जानना जरूरी है, तो वो चीज अब अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आइए, एक होता है रिलेटिव स्पीड, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। रिलेटिव स्पीड, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग रिलेटिव स्पीड को। रिलेटिव स्पीड होता क्या है? मान लीजिए एक कोई ट्रेन है, ठीक है, और एक आदमी यहां पे खड़ा है, ठीक है, इसकी भी कोई चाल होगी, कोई दूरी होगी, इसकी भी कोई चाल होगी, ठीक है। ये इस ट्रेन को यहां से देख रहा है, ठीक है। देखने के दौरान इस ट्रेन की क्या स्पीड है इसके रेस्पेक्ट में, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में इस ट्रेन की क्या चाल होगी, उसी को बोला जाता है रिलेटिव स्पीड, जिसका हिंदी में मतलब होता है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल हिंदी में इसका मतलब होता है सापेक्ष चाल। मतलब कि ये इंसान, ये जो है, इस ट्रेन को अपने अब खुद से रिलेट करके किस स्पीड से देख रहा है, ये इसको बोला जाता है रिलेटिव स्पीड। इसका डिफिनेशन होता है, लिख लीजिए डिफिनेशन। द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, हिंदी वाले आप टेंशन ना लीजिए, मैं हिंदी में भी लिखवा दूंगा, समझने के लिए बस बातें हैं, आप समझिए आराम से। देखिए जनरल कंपटीशन ऐसा है ना कि सीबीएसई हो, जैक हो या अनदर स्टेट बोर्ड के एग्जाम हो, वो सभी कैंडिडेट इसमें आते हैं जनरल कंपटीशन में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, सीडी, सभी चीज के एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको केवल और केवल हिंदी ही से के थ्रू आप पढ़िएगा। आजकल के जनरल कंपटीशन के एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा हो चुका है ना कि आपको जो हिंदी का भी, जो इंग्लिश का लैंग्वेज, उसको हिंदी में लिख के दे देगा। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता है, कहीं छोटी छोटी जगह पे दिखता है। तो आपको ऐसा नहीं कि आप एक लैंग्वेज को कम पढ़िएगा और एक हिंदी को ज्यादा, दोनों को इक्वल समझिए। और जनरल कंपटीशन है, आपको पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में समझना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या लिखे? द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी या ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट छोड़िए उतना टाइम क्यों, ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट्स with respect to another body या ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में इस ऑब्जेक्ट या बॉडी लिखा जाता है, उसका मतलब होता है वस्तु, ठीक है। हिंदी में कह सकते हैं कि जब कोई, लिखिए आप लोग, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। जब कोई वस्तु, गतिमान वस्तु, जब कोई गतिमान वस्तु
सेम डायरेक्शन में मूव करती है तब स्पीड का कैलकुलेशन, तब उसके स्पीड का कैलकुलेशन और दूसरे ऑब्जेक्ट के स्पीड के डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, जैसे एक चीज और लिखिए पॉइंट में, जब कोई दो वस्तु या ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करती है तब स्पीड का कैलकुलेशन, जिसको हिंदी में गणना कहते हैं, कैलकुलेशन या गणना, दोनों ऑब्जेक्ट के स्पीड के कैलकुलेशन, दोनों ऑब्जेक्ट के स्पीड के डिफरेंस से करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला आप लिख चुके हैं, मैं रब करता हूं, देख रहे हैं कि नीचे जगह नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम यहां क्या लिख रहे हैं कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट की जगह हम ट्रेन ले लेते हैं, दो ट्रेन है और हम क्या लिख रहे हैं, सेम डायरेक्शन, मतलब कि वो सेम दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो तब उन दोनों की स्पीड का कैलकुलेशन, हम उस दोनों की स्पीड का गणना हम कैसे करते, प्रैक्टिकल चीज है, आराम से आप समझिएगा। ट्रेन ए है, ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है, इसकी स्पीड 1 है, इसकी स्पीड 2 है, दोनों का अपना अपना रफ्तार है। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है, एक की स्पीड हो सकती है कम, एक इसकी स्पीड हो सकती है ज्यादा। ठीक है, मान लीजिए T1 है, ये T2 है, मान लीजिए कि T1 की स्पीड कम है और T2 की स्पीड ज्यादा है, तो चल रही T1 की स्पीड ज्यादा है और T2 की स्पीड कम है, लेकिन आगे पीछे में है, चल रही है, तो ये जब इनको आएगी सामने तो ये तो तभी तो आगे बढ़ेगी ना, और जब आगे बढ़ेगी तो इन दोनों के स्पीड में क्या होता है, अंतर होता है, स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है, स्पीड जुड़ेगा नहीं। स्पीड कब, इसको क्रॉस करने के लिए, तब तो इसको ज्यादा समय, ट्रेन ए को ज्यादा समय लगेगा। अगर देखिए फिर से समझिए, T1 है, ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है। ठीक है, एक का स्पीड कम है, एक का स्पीड ज्यादा है, दोनों चलना शुरू किया, तो जब ये इसको T1 T2 को जब क्रॉस करेगी या फिर T2 T1 को क्रॉस करेगी, तो ये जरूरी नहीं कि तुरंत क्रॉस करेगी, क्योंकि जब ये चल रही है तो T2 भी चलेगी, T1 जब चल रही है तो T2 भी चलेगी, तो चलने के दौरान में T1 को T2 को पार करने में कुछ ज्यादा समय लगेगा। तो ज्यादा समय लगेगा कि इसलिए ज्यादा समय लगेगा क्योंकि इन दोनों के स्पीड में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, इसलिए ज्यादा समय लगेगा। वही चीज अगर ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से चलेगी, तो जब ये चलेगी तो इन दोनों को बहुत जल्दी क्रॉस कर देगी एक दूसरे को, और जब ये इन दोनों को जल्दी में क्रॉस कर देगी, कैसे करेगी, जिसका स्पीड ज्यादा होगा, जिसका क्या, जब इन दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस जल्दी समय में कर देगा, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, ऐड होता है। तो इसमें लिखिएगा आप कि S1 माइनस S2, जब कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करती है तब स्पीड का कैलकुलेशन उसके स्पीड के डिफरेंस से करते हैं। S1 माइनस S2 में किसी का भी स्पीड ज्यादा या कम हो सकता है, जरूरी नहीं कि S1 का स्पीड ज्यादा हो या S2 का कम हो, ये जरूरी नहीं है। हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि किसका स्पीड कम है या ज्यादा है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं।
इसको लिख लीजिएगा आप लोग। उसी तरीके से फिर से समझते हैं कि जब एक ट्रेन है T1, स्पीड इसकी है S1, और एक और ट्रेन है T2 और इसकी स्पीड है S2, जब ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही, ये ट्रेन है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। जब विपरीत दिशा में चलेगी तब इन दोनों के स्पीड का क्या करेंगे, हम सम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2। दो ट्रेन या दो ऑब्जेक्ट के स्पीड का कैलकुलेशन हम उन दोनों के स्पीड के सम से करते हैं, उन दोनों के स्पीड के योग से करते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, S1 प्लस S2 करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए हम पर घंटा में कन्वर्ट या बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। फिर अगर हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसी चीज को हम 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये आप समझिएगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे और और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आप सभी लोग जान रहे होंगे। इससे पहले भी रेलवे का एग्जाम आया हुआ है और आप लोगों ने पहले भी दिया है, तो आगे भी हम लोग बढ़ते हैं। अब हम डिस्टेंस कब लेते हैं। डिस्टेंस हम किसका किसका दूरी, ट्रेन में तो हम दूरी किसका किसका ले सकते हैं। देखिए, डिस्टेंस मतलब दूरी, किसकी किसकी दूरी ले सकते हैं। ट्रेन की दूरी ले सकते हैं, ब्रिज की दूरी ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म की दूरी ले सकते हैं, लेंथ को ले सकते हैं। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। जब देखिए केस, इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं। केस 1, इतना आप पढ़ लीजिए। इतना पढ़ने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि रेलवे के क्वेश्चंस, इवन एसएससी तक के क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वो मैं करवाऊंगा भी, कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँ, कुछ क्या काफी ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और कैसे कैसे सॉल्व होता है, कैसे कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को हम टैकल कर सकते हैं, ये भी हम आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पे। केस 1 क्या है, जब ट्रेन एक रुके हुए मेन पोल ट्री को क्रॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं पार करती है, तब क्या कर सकते हैं। जब एक ट्रेन, मान लीजिए ये एक कोई ट्रेन है, ठीक है, यहां पे एक कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, इंसान खड़ा है, या फिर कोई पोल है, स्ट्रीट लाइट भी बोल सकते हैं, कोई पेड़ है, इस तरीके का पेड़ है, ये सभी खड़ा है। तो ये सब देखिए, इनका अपना कोई दूरी नहीं होता है।
इंसान का हाइट होता है, पोल का भी हाइट होता है, ट्री का भी हाइट होता है, पर इनकी कोई लेंथ नहीं होती है, इनकी कोई दूरी नहीं होती है, इसलिए इनकी दूरी को हम लेते नहीं हैं। तो इस केस में ट्रेन जो डिस्टेंस दूरी तय करेगी वो अपनी खुद की दूरी तय करती है, ना कि किसी इंसान, पोल और ट्री की दूरी को तय करता है। फिर से सुनिए, इंसान का ना तो कोई लेंथ होता है, उसकी हाइट होती है। पोल होता है, उसकी चौड़ाई नहीं होती है, वो उसकी लेंथ होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है। ट्री का भी हाइट होता है, ऊंचाई होता है, उसकी लेंथ नहीं होती है। जब इनकी लेंथ नहीं होती है, जब इनकी चौड़ाई कुछ नहीं, इनकी लेंथ ऊंचाई लेंथ कुछ होती ही नहीं है, तो इस केस में ट्रेन जो है अपनी खुद के लेंथ को ट्रेवल करेगा। फिर से समझिए, एक पोल खड़ा है, ठीक है, ये पोल खड़ा है, ये पोल को ये ट्रेन इतनी लंबी है, ये क्रॉस कर रही है। अब इन दोनों का कोई कंपैरिजन है इस पोल का और इस ट्रेन के बीच में? तो जब ये ट्रेन जो है इस पोल को क्रॉस करेगी, तो आप ये देखिए कि ये ट्रेन ही अपनी दूरी को तय करेगा, ट्रेन ही अपनी लंबाई को तय करेगा। जैसे समझिए, ये एक पोल है, समझिए, ये एक पोल है, ये ट्रेन है, तो ये ट्रेन इसको तय करेगा, अपनी लेंथ को तय करेगा, ना कि इस पोल की हाइट को। तो इस केस में हम केवल ट्रेन के लेंथ को लेंगे। किस केस में? डिस्टेंस के रूप में हम केवल ट्रेन के लेंथ को यूज करेंगे, डिस्टेंस के रूप में ट्रेन के लेंथ को यूज करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं अब आगे। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? एक फॉर्मूला, अब देखिए उन सभी तीनों फॉर्मूला जो हम डिराइव किया, जो लिखे हुए थे, उसका यूज कैसे करें। जैसे टाइम बराबर हम आपको क्या बताए थे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक चीज देखिए, ये मेन है या पोल है या पेड़, ट्री है, यहां मूवेबल बस एक चीज है, मेन है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा नहीं जा रहा है, यहां हम कह दिए हैं कि जब ट्रेन एक रुके हुए मेन, पोल या ट्री को क्रॉस या पार करती है, तब क्या होता है? तो ये सब रुका हुआ है, तो इस केस में इनका स्पीड हम कुछ लेंगे? नहीं लेंगे। केवल और केवल किसका स्पीड लेंगे? ट्रेन का स्पीड लेंगे। ये ट्रेन इन सबको क्रॉस कर रही है इसके स्पीड से, तो केवल और केवल किसका स्पीड लेंगे? ट्रेन की स्पीड लेंगे, ना कि हम मेन और पोल और ट्री की स्पीड को लेंगे, क्योंकि ये सब स्टेशनरी हैं, ये सब रुके हुए हैं, स्थिर अवस्था में हैं, समझे। तो इस केस में हम क्या लेंगे? डिस्टेंस के जगह एल टी मतलब होता है लेंथ ऑफ ट्रेन, उसके बाद एस टी का मतलब हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन, यहां लिख देते हैं हम। तो इस फॉर्मूला को हम यहां पे क्या कर सकते हैं? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस के जगह पे क्या लेंगे हम? एल टी, स्पीड के जगह पे क्या लेंगे? एस टी। तो इसी केस में अब इसको हम आगे ड्राइव करेंगे, तो एल टी बराबर क्या निकलेगा? टाइम इंटू एस टी, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन, लेंथ बराबर। ये सब आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये आपको काम आएगा। स्पीड ऑफ ट्रेन यहां मैं लिख देता हूं, एल टी बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन, एस टी बराबर स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की चाल और ट्रेन की लंबाई। ये हम दो चीज यहां पे हम लेंगे, और ये कब याद रखिएगा? रुके हुए, स्टॉप, स्टेशनरी पोजीशन में, स्थिर अवस्था में, ठीक है, तब ये हम क्या यूज करेंगे। स्थिर अवस्था में मेन की तो हाइट होती है, ट्री की भी हाइट होती है, कोई उसकी लंबाई नहीं होती है। इस केस में हम उसमें ट्रेन जो है अपनी लेंथ की दूरी को तय करता है, ना कि उस किसी चीज की दूरी, उस इंसान या उस ट्री और पेड़ की दूरी को तय करता है। वो अपने ही खुद की दूरी को तय करता है ट्रेन, और वो अपने ही स्पीड से तय करता है। तो ये इसको आप ड्राइव जरूर कीजिएगा, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इन सबको लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं केस नंबर 2 में।
केस नंबर 2 तो ये हो गया जब इंसान रुका हुआ है। जब रुके हुए केस में किसको क्रॉस किया? अभी यहां पे क्या कर रहा है? किसको क्रॉस कर रहा है? मैन को, पॉल को और ट्री को। अब यहां पे ये किसको क्रॉस करेगा? ट्रेन को याद कीजिए, ट्रेन खुलती कहां से है? स्टेशन से। स्टेशन में होता क्या है? प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। जब बहुत दूरी तय करते हैं तो किसको किसको तय करेगा? एक प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, या फिर जब दूरियां गुफाओं में, टनल जिसको बोलते हैं हम लोग, TU, टनल, गुफा, जब वो गुफा को पार करती है तो यहां देखिए, सुरंग भी कह सकते हैं, गुफा या सुरंग, ठीक है। देखिए, एक कोई ये ट्रेन है और ये एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। इस केस में देखिए, ये एक ब्रिज है, ठीक है, इसकी भी एक लंबाई है और ट्रेन की भी लंबाई है LT, ठीक है, और इसका लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ ब्रिज बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ टनल बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ टनल बोल सकते हैं, सुरंग बोल सकते हैं। तो इस केस में ये जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को तो क्रॉस करेगी ही करेगी। देखिए, पहली चीज बात समझिए, पार कैसे करेगा? जब तक, देखिए, ये ट्रेन चल रही है, चल रही है, चल रही है, चलने के बाद जब तक आखिरी डिब्बा पूरा क्रॉस ना कर ले तब तक आप ये नहीं मान सकते हैं कि ट्रेन ने पूरी इस पुल या ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है। तब तक कभी नहीं मान सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जब ये उस केस में डिस्टेंस के तौर पे ये ट्रेन जो है खुद की लंबाई को तो पार करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये ब्रिज, प्लेटफॉर्म या टनल की लंबाई को भी पार करेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, केस नंबर 2 है ये, सॉरी, केस नंबर 2 है। तो इस केस में हम डिस्टेंस में हम किसके किसके, ट्रेन की लंबाई, ब्रिज, प्लेटफॉर्म या टनल, क्वेश्चन में जो भी दिया गया होगा उन दोनों की दूरी को हम ऐड करते हैं, तब जाकर के हम इसका निकाल सकते हैं। तो इस केस में इसका भी वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, टाइम बराबर, हम अब टी केवल लिख रहे हैं, होप्स आप समझ रहे होंगे कि टी बराबर टाइम होता है, ठीक है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस में हम क्या बोले हैं, जब ट्रेन, ब्रिज, प्लेटफॉर्म इस सभी चीज को क्रॉस करेगा, खुद एक और ट्रेन दूसरे को क्रॉस करेगा तो क्या करेगा, खड़ी, मान लीजिए कि एक और ट्रेन प्लेटफॉर्म अनदर पटरी पे खड़ी है, ठीक है, और एक और ट्रेन आ रही है, तो किसको किसको क्रॉस करेगा, इस ट्रेन के लेंथ को भी क्रॉस करेगा और उसकी जो चल रही है उसकी खुद की भी दूरी है उसको भी क्रॉस करेगा, तब जाकर के कुल दूरी तय करेगा। तो इस केस में इस ट्रेन की लंबाई या ब्रिज या प्लेटफॉर्म या फिर टनल की लंबाई और ट्रेन की खुद की लंबाई दोनों को ऐड करेंगे, तब जाकर के ये क्रॉस होगा। डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, प्लेटफॉर्म, टनल या अनदर ट्रेन, ठीक है। इस केस में अब ये देखिए, इस ब्रिज, प्लेटफॉर्म, टनल का क्या कोई स्पीड होता है? नहीं, इनका कोई स्पीड है? नहीं, इनका कोई स्पीड नहीं है। तो इस केस में केवल हम स्पीड ऑफ ट्रेन लेंगे, ठीक है। तो जब ये होगा तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, LT प्लस LB, लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ टनल इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, वही है, ये वही फॉर्मूला है। अब ये तो
ये लेंथ ट्रेन का हो गया, लेंथ किसी का भी ब्रिज या प्लेटफॉर्म या टनल का, तो इन दोनों के लेंथ को अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर ही होता है ना स्पीड इनटू टाइम, ये वही फॉर्मूला है, बस इसको हम एक नाम दे दिए गए हैं, ठीक है, ट्रेन के रेफरेंस में। समझ रहे हैं? ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इसमें आप क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू क्या कर सकते हैं, एल टी प्लस एल बी एल पी और टनल बटे टाइम, ये इससे स्पीड निकल जाएगा। ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है, लिख लीजिए। अब आते हैं वही तरीके से L इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, एल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रिज, एल पी इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, एल टी इक्वल टू लेंथ ऑफ टनल। टनल तो हम सीधे लिख दिए हैं। और टी बराबर टाइम, डी बराबर डिस्टेंस, एस इक्वल टू स्पीड होता है। ये सभी चीज यहाँ पे, तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब इसको हम रब करते हैं। केस नंबर 3 में आते हैं। केस नंबर 3 एक अच्छा, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जब एक ट्रेन मूविंग मतलब होता है गतिमान। अगर हिंदी गलत हो तो बस उसको रिकॉग्नाइज नहीं कीजिएगा, कॉन्सेप्ट लेने से मतलब है, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट, अब इस मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, देखिए मूविंग ऑब्जेक्ट में आप ले सकते हैं मेन तो मूविंग ऑब्जेक्ट है, कार, बस और ट्रेन भी ले सकते हैं। इसमें ट्रेन इसमें नहीं लीजिए क्योंकि ट्रेन की खुद की लंबाई होती है। तो जब इसको क्रॉस करती है तब क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एक ये ट्रेन है, ठीक है, और एक कार है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसमें स्पेशल केस लिखिए, तो स्पेशल केस 1, इसमें दो तरह का केस बनेगा, एक बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में, एक बनेगा सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो मान लीजिए ये ट्रेन है और ये इसका स्पीड है, ठीक है। अब ये कार है, ये कार है, इसमें एक बाबू बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये बाबू देखिए, इसमें तो क्या है, स्टॉप पोजीशन में, लेकिन ये कार क्या है, रनिंग कर रही है। ये स्पीड ऑफ कार है, स्पीड ऑफ कार है। और ये सेम डायरेक्शन में, इधर और इधर ही सेम डायरेक्शन में कर रही है, पार कर रही है। इससे पहले भी जब हम आपको बताए थे, जब कोई दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो वो क्या होता है, उनकी दूरी में उनकी दूरी, खुद की दूरी को तो पार करता ही करता है, दूसरे वाले ट्रेन की दूरी को भी पार करता है। लेकिन उस केस में ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की स्पीड में क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है। तो इसी केस में वही हो रहा है कि ट्रेन की स्पीड को और कार की स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। और जब ये अंतर आ जाएगा तब इसमें इस मेन को क्रॉस करेगा। हमें क्वेश्चन में फोकस करना है कि किसको पार कर रहा है, मेन को पार कर रहा है कि कार को पार कर रहा है, ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये मेन कहीं भी बैठा हो सकता है, ट्रेन में, बस में, या फिर कार में, या फिर खुद भी चल रहा होगा। हमको ये फोकस करना है कि ट्रेन किसको पार करने की बोल रहा है, मेन को बोल रहा है या बस को बोल रहा है, कार को बोल रहा है, ठीक है। ये हमको फोकस करना पड़ेगा इसमें। तो जब ये कर रहा है तो इस केस में सेम डायरेक्शन लिखो, मूविंग इन
सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये समझ रहे हैं? ठीक है। तो इस ट्रेन के रेफरेंस में मेन कार या बस का कोई डिस्टेंस लिया नहीं जाता, उनकी कोई लेंथ को लेते हम नहीं है। ठीक है। तो उस केस में इनके लेंथ को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते ट्रेन के रेफरेंस में, क्योंकि ट्रेन बहुत लंबा 100 मीटर 200 मीटर इस तरीके का लंबा लंबा होता है, डब्बों की संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस इसका कम हो जाता है। तो डिस्टेंस में ट्रेन खुद की दूरी को पार करता है, और स्पीड किसकी किसकी मूव करेगा, मैन या कार। तो यहां पर लिखेंगे एस टी प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ मैन। इन सभी को वो ऐड करेंगे तब जाकर के ये कैलकुलेट हुआ। ठीक है। तो इसको हम आगे अगर हम बढ़ाना चाहें तो ये क्या निकल के आ सकता है हमको, एल टी इक्वल टू उसी तरीके से इन दोनों का एस टी प्लस स्पीड ऑफ बस, कार, मैन इनटू टाइम। ये टाइम है। ठीक है। ये टाइम है, ये टाइम है। आज सारा का सारा कॉन्सेप्ट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा कल से। ठीक है। अभी आप तो केस स्पेशल केस 3 का 1 पढ़े हैं, बस कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। ठीक है। इसको लिख लीजिए। मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, विपरीत, विपरीत दिशा। जब विपरीत देखिए, एक ये है और इधर से एक कार आ रही है अलग अलग दिशा में, तो ये इन दोनों को बहुत जल्दी क्रॉस कर देगा। जल्दी क्रॉस करने का मतलब है कि इसके स्पीड को और इसके स्पीड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। लेकिन जब बस, कार या कोई मैन का स्पीड हो तो ट्रेन के रेफरेंस में उनकी कोई लेंथ नहीं होती, उन सब की हाइट होती है। ठीक है। और उसकी लेंथ को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, क्योंकि ट्रेन की लंबाई काफी बड़ी होती है। ठीक है। तो आइए हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब सिंपल सा वही टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस में हम क्या ले सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन ले सकते हैं, स्पीड ऑफ। इससे पहले मैंने आपको कुछ बताया था, सॉरी, अगर मैंने इससे पहले का जो मैंने बताया है, सॉरी, स्पेशल केस, सॉरी, मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एल टी लेगा। जब सेम डायरेक्शन में तो स्पीड घटती है, एस टी माइनस, हम प्लस कर दिए होंगे, एस टी माइनस स्पीड ऑफ बस, कार और मैन। ठीक है। इसी केस में फिर ये इसको आगे मूव करेंगे, डिराइव और आगे कर सकते हैं। तो एल टी बराबर क्या निकाल सकते हैं, एल टी इक्वल टू एस टी माइनस एस बी सी एम इंटू टाइम। ठीक है। सॉरी, भारी मिस्टेक, ये इसका रियल फॉर्मूला है। ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। जब सेम डायरेक्शन में हो, तो स्पीड में माइनस होता है, एस टी या कार, तो एस टी माइनस एस सी होता है। ठीक है। सॉरी, स्पेशल केस 2 इन अपोजिट डायरेक्शन,
अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और डिस्टेंस में हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ ट्रेन का लेंगे प्लस एस टी प्लस स्पीड ऑफ बस कार या मेन लेंगे, ठीक है। इसी को जब हम लेंथ निकालेंगे तो लेंथ निकालने के लिए डायरेक्टली आप यही पुट कर दीजिएगा, एस टी प्लस स्पीड ऑफ बस कार मैन, ठीक है। बस आप इसको पुट कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। किस केस में, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में जब चल रही होगी तब स्पीड दोनों का क्या होगा, जुड़ जाएगा। और जब सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में दोनों चीजें चल रही होंगी तो उस केस में स्पीड उनका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 4 में आते हैं यहाँ पे। केस नंबर 4 लिखिए, ट्रेन पासेस अनदर मूविंग ट्रेन, मूविंग ट्रेन मतलब एक ट्रेन जो है दूसरे चलती हुई ट्रेन को पार करेगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, समझिए। ये कोई ट्रेन है, T1 है, ये भी सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ये भी पार करेगा। तो यहां हम देखिए, पहले लिख देते हैं, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। सेम डायरेक्शन करने का मतलब कोई ट्रेन T1 है और यहीं से एक ट्रेन जा रही है T2 जा रही है, इसकी स्पीड है S1 और इसकी स्पीड है S2, ठीक है। तो इस केस में ट्रेन तो खुद की दूरी को तो पार करेगा ही करेगा, साथ ही साथ दूसरे वाली ट्रेन की लंबाई को भी पार करेगा। तो खुद के स्पीड का तो स्पीड होगा ही होगा, जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो खुद के स्पीड और दूसरे के स्पीड का अंतर लेगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन T1 है और इसका स्पीड ST1, ठीक है। स्पीड इसका 1 है और एक अनदर ट्रेन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, T2 है, ST2 है, ठीक है। तो इस केस में क्या क्या हो सकता है, देखिए, खुद की दूरी को तो पार करेगा ही करेगा, साथ ही साथ दूसरे वाली ट्रेन की भी दूरी को पार करेगा। सिमिलरली इस केस में भी खुद की दूरी को तो पार करेगा ही करेगा, दूसरे वाली दूरी को भी पार करेगा। लेकिन अपोजिट के केस में स्पीड पहली ट्रेन का और दूसरी ट्रेन का स्पीड जुड़ेगा। सेम का केस में पहली ट्रेन का दूरी स्पीड और दूसरी ट्रेन की स्पीड का अंतर होगा। तो इसमें हम सीधे लिख सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस तो LT1 प्लस LT2 बटे ST1 माइनस ST2। किसी का भी स्पीड आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, हमको यहां देखना नहीं है। आप इसमें मोड़ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे इस केस में क्या कर सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है LT1 प्लस LT लेंथ ऑफ ट्रेन 2 बटे, इस भी केस में यहां पे लेंथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। ST1 प्लस ST2 यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला यहां से बन गया, किसका, तो ये चारों केसेस यहां पे बन गए हैं हमारे ट्रेन के। इन्हीं चार केस जो आपने अपने नोट्स में लिखा है, इन्हीं चारों केसों पर ट्रेन के
मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो धन्यवाद।